नमस्कार दोस्तों, आपका वाची के मंच पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आर्ट ऑफ एसे राइटिंग पे। आर्ट ऑफ एसे राइटिंग पे बात करने से पहले ये क्या है, कहाँ से दिक्कत है? आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, इस पे बात करने से पहले हम लोग कुछ बातों को जान चुके हैं पिछली क्लास में कि एक निबंध की सामान्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और पश्चिम के राइटर मॉन्टेन के दो कथनों को हम लोगों ने लिया था कि निबंध एक मन की मौज है और ये स्वाधीन चिंता की उपज है। तो उन दो आधारों पर और उसके नेचर और हिस्ट्री को लेकर के हम लोगों ने सामान्य निष्कर्ष निकाले थे कि इसमें एक स्वच्छंदता होनी चाहिए, एक सरस प्रवाह होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, दिल को छू लेने वाली हो, विचारधाराओं से आप मुक्त हों, अनावश्यक विचारधारा या कोई ऐसी खास विचारधारा आपके निबंध में ना लगे कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस तरह की आपकी मानसिकता है। और ये करते हुए हम लोगों ने 6 से 7 विशेषताओं को लिया था और ये समझा था कि निबंध को लिखते समय इन सामान्य खूबियों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग आज बात करेंगे कि निबंध को लिखने के लिए हम लोगों के पास क्या रणनीति होनी चाहिए, लिखें कैसे, हाउ टू राइट। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने टाइम को बेस बनाया था। आज हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी निबंध हमको 1 घंटे में लिखना है। मैं यहाँ पर 1 घंटा दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपके पास एग्जामिनर जो है आपको 40 मिनट ही दे, तो आप उस हिसाब से घटा बढ़ा लीजिएगा। मैं 1 घंटे का समय लेकर एक आइडियल टाइम मान के चल रहा हूँ 60 मिनट। 60 मिनट में हमको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निबंध को हम कितने भागों में पहले इसको तोड़ लें और किस भाग पे हमको कितना समय का इन्वेस्ट करना है, ये सबसे जरूरी चीज होगी। पहली चीज तो हमको जानना है कि मुख्य विषय का चुनाव, मुख्य विषय का चुनाव, दूसरी विशेषता इसकी हमको जाननी है प्रारूप निर्माण, तीसरी चीज भूमिका, चौथी चीज मुख्य भाव या केंद्रीय भाव या सेंट्रल आइडिया, पांचवी चीज आपकी हो जाएगी प्रारूप लेखन। इसे कई बार मध्य भाग अथवा ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। लास्ट आपका हो जाएगा निष्कर्ष। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि ये 6 पार्ट में हमको निबंध लिखना है। हमको इन एंगल्स पे काम करना है। निबंध लिखने से पूर्व हमारे दिमाग में ये 6 पॉइंट है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि दो चीजें जो हैं ये हमको शुरुआत में करनी है। मैंने यहां पर लिखा है प्रारूप निर्माण और यहां पर लिखा है प्रारूप लेखन। यहां पर सिर्फ आप एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे इस विषय पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि फॉर्मेट तैयार करने के बेस क्या होने चाहिए। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि निबंध लिखने से पहले या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से पहले आप एक फॉर्मेट बना लें, लेकिन समस्या ये होती है कि एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है आपके माइंड पे कि आपके दिमाग में विचार आते ही नहीं है। और जब विचार आते ही नहीं है, ऐसे में जब आप फॉर्मेट निर्माण करने बैठते हैं तो आपका प्रेशर और बढ़ जाता है। फिर आपके जो मन में आता है वो आप लिखते हैं, कोई किसी भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं। ये आम समस्या बनी हुई। हाँ, जिन लोगों ने
फॉर्मेट को लेकर के पहले से काम किया हुआ है, डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए इजी चीज हो जाती है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि हम किन किन मुद्दों पे सोचें कि हमारा फॉर्मेट बन जाए। अगर हम फॉर्मेट बनाएं तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको टाइम जोन में बांट लेते हैं। हम लोग मुख्य विषय का चुनाव करने के लिए मुश्किल से 2 या 3 मिनट लेते हैं, 2 से 3 मिनट, और प्रारूप निर्माण के लिए 10 मिनट लेते हैं। ओवरऑल हम इसको 15 मिनट मान लेते हैं। अब आपके पास बचता है 45 मिनट। 5 मिनट हम आपको देते हैं भूमिका के लिए, और लगभग 2 से 3 मिनट आपको हम देते हैं मुख्य भाव लिखने के लिए। 2 मिनट बहुत हुआ। प्रारूप लेखन के लिए 30 मिनट, और इसके बाद निष्कर्ष लिखने में आपको 5 मिनट। तो यहां पर आपका 20 मिनट, 30, 20, 50, 5, 55 और 2, 52 मिनट हम लोगों ने किया। बाकी का 5 मिनट, 6 मिनट हम लोग छोड़ देते हैं। कहीं पे हमको अंडरलाइन करना होगा, कहीं पे हमको कुछ कुछ चीजों को हाईलाइट करना होगा जो मुख्य चीजें होंगी, तो उसके लिए छोड़ देते हैं। तो इस टाइम मैनेजमेंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमको इसी एवरेज में, मान लिया 40 मिनट का है, तो आप देखेंगे प्रारूप लेखन पे हमको दे देना है लगभग 30% के आसपास का एरिया। तो आप मान के चलिए 15 से 20 मिनट हम दे देंगे प्रारूप लेखन को, और बाकी चीजें इसमें बाकी टाइम को इस तरह से बांट लेंगे। हमने यहाँ एक आइडियल टाइम 60 मिनट माना। आप इसको 40 मिनट भी कर सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से पेपर की डिमांड हो। तो अब सबसे पहली बात है कि मुख्य विषय का चुनाव। मुख्य विषय का चुनाव आपको 4 से 6 निबंध मान लिया दिए जाते हैं, और कई बार उसमें एक लिखना होता है, और कई बार ऐसा होगा कि आपको 4 से 5, अगर बीपीएससी की बात करें तो 4 से 5 निबंध के आसपास मुझे लगता है पूछा जाएगा, क्योंकि 300 का निबंध आने वाला है। तो इसका किस निबंध का आप चुनाव करें। चुनाव करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि एक सामान्य तरीका रहता है सामान्य विद्यार्थियों का, कि उनकी सोच ये रहती है कि मैं ऐसे विषय का चुनाव करूं, उस टॉपिक पे मैं निबंध लिखूं जिस पे कोई न लिख रहा हो। दूसरा रहता है कि एक ऐसा टॉपिक लिखूं जिसपे किसी की सोच जाती ना हो, अल्टर टाइप का कोई टॉपिक हो, और उसके पीछे रीजन होता है कि अपने आप को विशेष जब हम दिखाएंगे तो हमको अंक जो है वो मार्किंग हमारी अच्छी होगी। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, इस धारणा से आप बिल्कुल भी विषय का चुनाव मत कीजिएगा। रीजन क्या है कि मान लिया आपने किसी ऐसे विषय को चुना जिसपे आप मान के चलते हैं कि सामान्यतः कोई नहीं लिख रहा होगा। ठीक है, मान लिया आपने एक ऐसा विषय चुन भी लिया जिसपे कोई नहीं लिखेगा और सिर्फ आप ही लिखेंगे, और उसमें आपका नॉलेज जीरो है, उसमें बस आप कथा कहानी की बातें लिखकर और बात आगे बढ़ा देते हैं, काम खत्म हो जाता है। अगर आप उस विषय का चुनाव करें जो आपको आता है, तो मुझे लगता है अगर सब लोगों ने वही किसी टॉपिक को लिखा और आपने भी उसी टॉपिक को लिखा है, तो बाकी लोगों से आप बेहतर कर सकते हैं, और जब आप बाकी लोगों से बेहतर करेंगे तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा अंक भी मिल जाएंगे। तो इसमें पहला काम हमको क्या करना है कि अपने आप को स्पेशल दिखाने का भाव, अल्टर टाइप का टॉपिक चुनना, जो सब लिख रहे हैं वो मैं नहीं लिखूंगा, इन सब ऐसी मानसिकता को आज से ही खत्म कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि मुख्य विषय का चुनाव करें तो करें कैसे। इसके लिए 2 आधार हैं आपके पास, एक आपका ज्ञान, नॉलेज, और दूसरा रुचि। मान लिया आपका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है और कोई हिस्टोरिकल मुद्दा निबंध में पूछ दिया गया है, आपको उसके विषय में पर्याप्त ज्ञान है, कुछ उसके टॉपिक्स भी आपको पता है, कुछ उसके फैक्ट्स भी आपको मालूम है। हालांकि निबंध में फैक्ट्स का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है। पूरे अगर आप 500 वर्ड्स में लिखे रहे हैं तो मुझे लगता है 4, 6, 10 फैक्ट बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपके विचारों का मूल्यांकन करता है। इसमें
तथ्यों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता है अगर आपने एक तार्किक आधार पर चीजों को लिखा है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका ज्ञान किस विषय में है और रुचि किस विषय में है। सामान्यतः आपका ज्ञान उसी विषय में ज्यादा होता है जिस विषय में आपकी रुचि होती है। वैसे भी कहा गया है कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया का संतुलन होना चाहिए। सफलता या कोई भी चीज दुनिया की जब आपको मिलती है तो उसी आधार पर मिलती है। मान लिया कि आपको ज्ञान है मेडिकल का और आप रुचि रख रहे हैं किसी और चीज की, युद्ध कला की, कि मुझे मतलब मेरा इंटरेस्ट है कि आप इंटरेस्ट पैदा कर लें कि मुझे तलवार चलानी है, ठीक है। और आपकी जो क्रिया हो यानी आप अभ्यास कर रहे हो लेखन शैली का, तो आप देखेंगे कि आपकी डिजायर, आपका नॉलेज और आपका एक्शन तीनों जो हैं वो तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जब भी जीवन में इस तरह की बातें होंगी आपको सफलता तो छोड़ दो, आप एक संतुलित जीवन भी जीने के काबिल नहीं होंगे। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है और इस पे साहित्य खास करके मतलब अपने यहाँ भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य में पर्याप्त लिखा जा चुका है और अनुभव किया जा चुका है। तो आपका जो भी एक्शन हो वो आपके ज्ञान और रुचि के अकॉर्डिंग हो। तो जब भी आप निबंध का टॉपिक चुनेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता अपने ज्ञान की देंगे और अपनी अभिरुचि की देंगे कि अगर आपको उस पर सामान्य ज्ञान है और रुचियां आपका उसमें एक इंटरेस्ट भी है तो आप उस विषय का चुनाव कर लें। ऐसा करने में अगर आपको यह पता है कि हमको ज्ञान और रुचि के आधार पर ही चुनाव करना है तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा आपको विषय का चुनाव करने में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपने सही चुनाव किया है। जब आप सही चुनाव करेंगे, जब आपका चयन सही होगा तो आपके रास्ते भी सही होंगे। अब दूसरी चीज आ जाती है प्रारूप निर्माण की। प्रारूप निर्माण पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये मुद्दा खत्म हो गया कि विषय का चुनाव करने, ये समस्या आपकी समाप्त। अब हम लोग आ जाते हैं प्रारूप निर्माण पे। प्रारूप निर्माण या फॉर्मेटिंग या ड्राफ्टिंग कैसे करनी, इसके लिए हमारे पास समय है ओनली 10 मिनट। आपको पेपर पे या आप एक ब्लैंक पेज एग्जामिनर से ले लें और पेंसिल से उस पर आप एक तुरंत फॉर्मेट बना लें। ज्यादातर लोग इस बात से बचते हैं और उनको लगता है कि मैं लिख दूंगा, फॉर्मेट बनाने में मुझे समय खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलती आप मत कीजिएगा, आप फॉर्मेट बना के ही लिखिएगा, क्योंकि निबंध का एक मतलब ये भी होता है कि इसमें क्रमबद्धता हो, तारतम्यता हो, एक दूसरे से चीजें कोरिलेट होती हुई आगे दिखें। मतलब ये नहीं कि अभी मुझे याद आया कि अमेरिका की बात करते हैं, 2 मिनट में बात याद आई कि चलो अफगानिस्तान की कर लेते हैं, नहीं तो तालिबान की कर देते हैं। तो इस तरह से भटकाव निबंध में नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही कसावट का मुद्दा है कि किस तरह से आप निबंध लिखेंगे। अब समस्या आती कि प्रारूप निर्माण करें तो करें कैसे। इस बात को सबसे ज्यादा गौर से समझने की जरूरत है। प्रारूप निर्माण करने से पहले आपको क्या करना है, अपने दिमाग को एकदम मुक्त अवस्था में छोड़ना है ताकि आपके दिमाग में इससे संबंधित विचार आए। यानी दिमाग को मुक्त छोड़िए, विचारों का आगमन हो। विचार आगमन। अब प्रश्न उठता है कि इतना ज्यादा एग्जाम में प्रेशर रहेगा और ऐसे में विचार क्या आएंगे, फ्रस्ट्रेशन ही ज्यादा दिमाग पे हावी होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप जिस विषय को आपने चुना है उसके आयामों के बारे में सोचें, आयाम या उसके एंगल्स के बारे में सोचें। जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं इस पेन पे निबंध लिखना, ठीक है, इस पेन पे निबंध लिखना, और मैं कहता हूं विचारों को मुक्त छोड़ दो और दिमाग को एकदम मुक्त छोड़ दो, विचार आने दो। तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा विचार उस तरह से नहीं आएंगे। या हम कहेंगे इस पे आप एक लेख लिखो, आप बहुत अगर भावुक हो जाएं और एकदम लिख दें कि नहीं पेन नहीं होती तो
क्या ही नहीं हो जाता। और इस तरह से आप भावुकता में एक निबंध को मतलब रो भी दें कि हम लिख दे रहे हैं इस पे, तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ये देखें इस कलम का यूज कितना है, इस कलम के उपयोग कितना है, मैं आपको गारंटी देता हूं जो जीनियस व्यक्ति होगा वो 20 से ज्यादा इसके यूज नहीं बता पाएगा, और जो सुपर जीनियस होगा वो 20 प्लस होगा। अगर आप सिर्फ इस पेन के यूज आप मजाक में लें कि हाँ इसके किसी का सर तोड़ सकते हैं, इस तरह से भी अगर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका ढक्कन का कुछ कर सकते हैं, इसके इंक का कुछ कर सकते हैं, इस तरह से जब आप इस पे सोचेंगे तो आप खाली समय में एक काम करेंगे आयामों के विकास के लिए कि आपका दिमाग इस हिसाब से तैयार हो। आप किसी भी चीज के 20 एंगल आज ही से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, चलते उठते बैठते, इसमें किसी किताब की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप फालतू की चीजों के एंगल सोचने लगेंगे तो आप काम की बातों का भी एंगल सोचने लगेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में अनायास ही लगभग 10-12 पॉइंट आने लगेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक और तरीका, अपने दिमाग को कुछ बेस दे दो, कुछ पॉइंट्स दे दो जिस आधार पर ये आयाम विकसित हो। तो वो बेस क्या होंगे? मान लिया कोई भी मुद्दा होगा उसका कोई ना कोई सामाजिक पक्ष होगा। सामाजिक को सिर्फ मैं सा लिख रहा हूं, आप सामाजिक समझ लीजिएगा। कोई ना कोई सामाजिक पक्ष होगा, सांस्कृतिक पक्ष होगा कोई ना कोई उसका, तीसरा आर्थिक पक्ष होगा, चौथा राजनैतिक पक्ष होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, और पांचवा क्या हो सकता है? पर्यावरणीय पक्ष होगा। अब जीएसटी का पर्यावरणीय मान लिया आपको नहीं मालूम, जीएसटी पे आपका निबंध आ गया। जीएसटी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके 5 वर्ष पूरे हो गए, तो मान लिया आ गया, तो उस पर आपको ज्यादा पर्यावरणीय चीजें नहीं पता है तो उस पर आप एक पॉइंट लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि अब उसका पर्यावरणीय तत्व हम खोज के ही मानेंगे। ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मान लिया उसका सांस्कृतिक अभी आप नहीं समझ पा रहे जीएसटी का क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस पे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन आधारों पर मान लिया महिला पर आया, या गरीबी के मुद्दे पर आया, या बेरोजगारी पर आया, या जातिवाद पर आया, तो आपने देखा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, और एक इसमें और जोड़ दीजिए 6 पॉइंट 1 2 3 4 5। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जहां आपको जरूरत लगे। इन सारी चीजों को जो मैं प्रारूप निर्माण का बता रहा हूं आप अपने नोटबुक पे इस फॉर्मेट को लिख लीजिएगा और कई बार इसको रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपको ये चीजें भूले ना और आपकी आदत में चीजों का स्कोप को शुमार कीजिए। एक लास्ट पॉइंट है भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण का प्रभाव कि इस मुद्दे पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है? एक तो 6 पॉइंट आपको ये पता है, इसके अलावा जो भी आपने मुद्दा चुना है उस 7 पॉइंट में आप क्या कीजिए, उसके 7 और 8 पॉइंट ले लेते हैं। इसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष को कई बार सिर्फ पक्ष और विपक्ष नाम से, नकारात्मक को विपक्ष नाम से भी कह सकते हैं। इसको लाभ और इसको हानि भी कह सकते हैं। तो उसके आप सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर विचार कीजिए कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या 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 हैं, इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या 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 हैं। अगर मान लिया जीएसटी आए तो इसके लाभ क्या क्या हैं और इससे होने वाली मतलब नुकसान क्या क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये बात। और यहीं से आपका एक पॉइंट निकल जाएगा चुनौती, कि जो भी आपने मुद्दा चुना है, मान लिया महिला सशक्तिकरण का मुद्दा चुना, तो इसके सकारात्मक पॉइंट ये है और नकारात्मक पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे कि महिला सशक्तिकरण की वजह से
या इसमें जब ये हो रहा है तो इससे किस किस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है, तो उसमें आप एक आधा पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या क्या समस्या आ रही है, और उन समस्याओं को और जब आप विस्तार देंगे कि आज भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या क्या मतलब क्या क्या चुनौती मौजूद है, कि इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी यदि महिला सशक्त नहीं हो पा रही तो कोई ना कोई समस्या तो रही होगी। तो उन समस्याओं को आप चुनौती के रूप में लिखेंगे। एक दो पॉइंट आप इस पे सोच लीजिए। फिर इस पे एक और पॉइंट, समाधान। समाधान। और 11th पॉइंट आपका हो जाएगा निष्कर्ष। प्रारूप में आपकी इतनी चीजें आ गई, लगभग 11 पॉइंट। मैं मान के चलता हूं कि अगर आपको प्रत्येक मुद्दे पर 5-5 पॉइंट ही सोच सकते हैं, सिर्फ मान लिया 5 ही सोच सकते हैं, तो और 5 पॉइंट अगर आपको एक मुद्दे से मिल जाते हैं और एक मुद्दे पर अगर आप 50 वर्ड लिख देते हैं तो 50 गुणे 11 कर दीजिए, कितना होगा 550। आई थिंक 550 वर्ड्स का आप अपने आप लिख जाएंगे। अब आपको लगता होगा कि ये आसान चीज है कि अगर आप एक मुद्दे के 5 पॉइंट सोचते हैं और 5 पॉइंट पे आप 50 वर्ड सिर्फ लिख पाते हैं, तो भी आपका 11 पॉइंट में आप ये लिख देंगे और अभी आपकी भूमिका और मुख्य भाव बाकी है। यानी अगर आप यहां पर 100 वर्ड्स कम भी लिखते हैं तो भी आप 550 से ज्यादा लिख लेंगे। आप 1000 लिख सकते हैं इस पर। आप इसमें 100 कर दीजिए तो ये 1150 हो जाएगा। तो आपके अंदर दोहराव की प्रवृत्ति एकदम खत्म हो जाएगी कि बार बार रिपीटेशन जो हो रहा है वो चीज खत्म हो जाएगी और इसको समझ पाएंगे। तो इसको हम एक बार और थोड़ा सा इस पे डिटेल करते हैं कि जैसे मान लिया सामाजिक मुद्दों में आप क्या लिखेंगे। मान लिया उसका किसी का सामाजिक पक्ष क्या है, तो सामाजिक पक्ष की 2 चीजें जानते रहिए आप कि समाज में 2 चीजों पर हमको काम करना है। एक समाज की संरचना और समाज की संस्था। समाज का जब भी अध्ययन होगा तो इन 2 आधारों पर ही हमको करना है। संरचना में आपका रहन सहन, खान पान, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें आती हैं वो सारी चीजों को ऐड कर लेना है। और संस्था के अंतर्गत जैसे विवाह संस्था है, परिवार एक संस्था है, या प्राचीन काल में आप देखेंगे वर्णा सिस्टम था, दास व्यवस्था थी, वो चीजें जो समाज को एक वैचारिक आधार प्रदान करती हैं, जिनका पालन किया जाता है, वो समाज के संस्थागत कार्य हो गए। और ये बाकी चीजें जो रहन सहन खान पान है वो संरचनागत कार्य हो गए। तो आप इसकी संरचना के बारे में सोच लीजिएगा और संस्था के बारे में सोच लीजिएगा, आपका सामाजिक वाला मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा। सांस्कृतिक में क्या करना है, संस्कृत में खास करके किसी भी समाज के धार्मिक पक्ष को उठाया जाता है। अब आप कहेंगे धार्मिक पक्ष क्यों? क्योंकि धार्मिक पक्ष यहां पर आपको शब्द गलत लग रहा होगा, लेकिन धर्म भारत का जो है तो यहाँ के मूल्य, मान्यताओं, नैतिकताओं और विचारधाराओं का एक संग्रह होता है कि हमारे आदर्श कैसे हैं, हमारी दार्शनिकता उस विषय को लेकर कैसी है, हमारे मूल्य कैसे हैं। इन सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो वह उसका सांस्कृतिक क्षेत्र हो जाता है। भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है सांस्कृतिक क्षेत्र पर पर्याप्त पड़ा है। हमारे विचार और आदर्श कहीं ना कहीं बदले हैं। हालांकि भूमंडलीकरण क्या पीछे हट रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार भूमंडलीकरण को पूरी तरीके से समझेंगे। आर्थिक आधार में आप जान ही रहे हैं क्या लिखना है। आर्थिक आधार और राजनीतिक और पर्यावरणीय में बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मान लिया गरीबी का मुद्दा है तो आप बता देंगे कौन कौन से आर्थिक रूप से कारण है, राजनीतिक रूप से कौन कौन सी आपकी योजनाएं चल रही हैं या क्या क्या लेकर के उसको प्रावधान किए जा रहे हैं, या क्यों गरीबी बढ़ रही है, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या बात हो रही है। पर्यावरण को लेकर के मान लिया कहीं ग्लोबल वार्मिंग आ जा रही है, फसल चक्र जो है वो गड़बड़ हो गया है, उत्पादकता कम हो गई, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव में मान लिया कृषि का ही मुद्दा है तो आप देख लेंगे कि नए नए तरह के बीज आ जा रहे हैं, हाइब्रिड चीजें आ जा रही हैं, उसका क्या मतलब उसके प्लस और निगेटिव पॉइंट उन पे बात कर सकते हैं। इधर हमने बता ही दिया कि चुनौती क्या क्या है। अब एक मुद्दा इसमें और है, जैसे समाधान की बात करें। समाधान हमको 3 तरीके से दिखाना है। समाधान में हमको क्या करना है कि पहली चीज ध्यान रखना है कि इसमें संवैधानिक
प्रावधान किया हुए हैं। मान लिया लिंग असमानता ही है, तो लिंग असमानता को लेकर के संविधान में क्या कहा गया है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है जिससे महिलाओं के बीच में समानता स्थापित होती हो। ठीक है, महिला और पुरुष की जो समानता को अनुकूल रूप से जो प्रोत्साहित करते हो, वो संविधान के अधिनियम कौन कौन से हैं। दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे कि संस्थागत कौन सी संस्था, जैसे आपका महिला आयोग है, महिला आयोग के बारे में आप लिख सकते हैं, और महिलाओं से जुड़ी, बच्चों से जुड़ी, बुजुर्गों से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, खास करके महिला बच्चे और जो महिला बुजुर्ग है उनसे जुड़ी जो संस्थाएं, उस पर लिख सकते हैं। तो एक तो संविधानगत क्या प्रयास हुए हैं, संस्थागत क्या प्रयास हुए हैं, क्या सरकार की कोई योजना चल रही है उससे रिलेटेड, तो उन योजनाओं पर भी आप बात करें कि हाँ ये योजना चल रही है। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए यहाँ पे जो सरकारी किस्म के हैं, संवैधानिक, संस्थागत, और तीसरा योजना। इसके अलावा आप देखें कि गैर सरकारी क्या क्या प्रयास हुए हैं। क्या आपको इसके बारे में कोई एनजीओ मालूम है? मान लिया लैंगिक असमानता मैंने बताया था मुद्दा, तो संवैधानिक, संस्थागत और योजना क्या चल रही है आपने बता दिया। क्या उसके बारे में कोई अच्छा एनजीओ है जो विश्व स्तर पर या कम से कम भारत स्तर पर अच्छा काम कर रहा है, वो चीज लिख ली। फिर आप बताइए कि इसमें मौलिक प्रयास क्या होने चाहिए, मतलब आप अपनी तरफ से बताइए। जैसे लैंगिक असमानता का ही मुद्दा है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अगर महिला खुद से भी चाहे कि जैसे उसको आत्मरक्षा के उपाय सिखाए जाए, स्कूल लेवल पे जूडो, कराटे वगैरह उसको उसके कोर्स में शामिल किया जाए, यानी एक तो उसको बाहरी सहायता मिले, दूसरा वह अंदर से भी स्ट्रांग हो, खुद से भी स्ट्रांग हो। ठीक है, स्किल डेवलप की जाए उसके अंदर। तो इस तरह से कुछ मौलिक प्रयास आप सुझा सकते हैं। और मौलिक प्रयास सुझाने के बाद आप उसको बताइए कि इसकी दिशा और दशा कैसी है समाधान में, और क्या अच्छा किया जा सकता है। मौलिक प्रयास वाला मुद्दा आपका समाधान में आ जाएगा, और उसके बाद आप एक प्रेजेंट से उसको जोड़ करके एक निष्कर्ष लिख दें कि भूमिका को अगर प्रेजेंट से जोड़ देंगे तो निष्कर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप इन 11 पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे, किसी भी टॉपिक को लेकर के, महिला हो या आपका वैश्वीकरण का प्रभाव हो या समाज में परिवर्तन की दिशाएं हो, गरीबी हो, जातिवाद हो, राजनीति का अपराधीकरण हो, या एक देश एक राष्ट्र, कुछ भी हो, इन सब पे अगर आप देखेंगे तो हम इसी फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। हाँ, कई बार किसी टॉपिक में हमको सामाजिक और सांस्कृतिक में ज्यादा मौका मिल जाएगा लिखने का, और पर्यावरणीय में कम मिलेगा। कहीं पर्यावरणीय और आर्थिक हमको ज्यादा लिखने को मिल जाएगा और इस पे कम रहेगा। लेकिन हाँ, यह कुछ ना कुछ तो आप इस पे लिख लेंगे। तो अगर आपके पास ये 11 आपके पास अगर ये पैरामीटर्स हैं, तो क्या आप इस पे 55 पॉइंट्स निकाल सकते हैं? हमको लगता है 55 पॉइंट्स निकालने में मुश्किल से आपको 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। मैंने यहाँ पे 10 मिनट आपको दिया है, आप यहाँ पर 12 कर लीजिएगा, 2-1 मिनट आगे पीछे चलेगा। 55 पॉइंट को सिर्फ आप सूक्ष्म रूप से एक फॉर्मेट बना करके आप लिख लीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए मामले को। अभी यहां पर आपको इस पे लेख नहीं लिखना। तो आपने क्या किया कि मुख्य विषय का चुनाव कर लिया है ज्ञान और रुचि के आधार पर। दूसरा काम क्या किया, प्रारूप बन गया एक सादे पन्ने पर, और टॉपिक आपने देख लिया, टॉपिक का आपने चयन कर लिया है, प्रारूप बन गया है। दो चीजें आपकी लगभग 10 से 15 मिनट में हो गई, या 10 से 20 मिनट में आप हो गई। अभी भी आपके पास 40 मिनट का समय शेष है। अब तीसरा मुद्दा आता है भूमिका का। भूमिका आप क्या करते हैं कि निबंध को देखते ही पहला काम करते हैं भूमिका लिख लेते हैं, उसके बाद कोई फॉर्मेट बनाने का प्रयास करते हैं कि चलो तब तक भूमिका लिख लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, उसके बाद प्रारूप बनाते हैं। ऐसा काम गलती से भी मत कीजिएगा। रीजन क्या है, भूमिका से मतलब ही होता है कि मेरा मानना है कि ये संविधान की आत्मा है। जैसे मतलब कोई भी जो प्रस्तावना या भूमिका होगी जैसे अपने संविधान में, तो संविधान की आत्मा को अगर आप देखें तो प्रस्तावना को ही कहा गया है। यानी संविधान में जो कुछ भी आदर्श है वो हमारी प्रस्तावना में दिखता है।
तो भूमिका जो होगी वो वास्तव में निबंध की आत्मा होगी। तो अगर आप आत्मा के बारे में यानी उसके संपूर्णता को लिखना चाहते हैं, उसके संपूर्ण निचोड़ को, एक केंद्रीय भाव को लिखना यहां पर चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपने उस टॉपिक के प्रत्येक एंगल को समझा हो। तो टॉपिक के क्या प्रत्येक एंगल को आपने समझा है? तो हाँ समझा है, क्योंकि हमने जब प्रारूप बनाया तो हमारे दिमाग में एक बार उसके संपूर्ण आयामों पर हमने एक दृष्टिपात कर लिया। तो हमारे दिमाग में उस टॉपिक को लेकर के संपूर्णता तो पहले से आ गई। अब हम भूमिका लिखेंगे। तो कहने का मतलब है यहां पहली चीज क्या ध्यान रखना है कि प्रारूप के बाद ही हमको, बनाने के बाद ही भूमिका लिखनी है। ये चीज आपको देखने में सामान्य लगती होगी, लेकिन जो मैं चीजों को बता रहा हूं ये कम से कम 200-400 सफल लोगों को, खास करके आईएएस और पीसीएस में, उनकी रणनीति से निकाल के बता रहा हूं, क्योंकि उनकी कॉपी देखने के बाद ये लगता है कि हाँ इन्होंने ये काम पहले किया, और जब उनसे बात हुई, उन्होंने सीखा उस चीज को, तो बताया कि हाँ ये चीज हुई। तो ये काम आपको सेकंड नंबर पे करना है। थर्ड नंबर पे भूमिका पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि इसकी प्रैक्टिस लगातार क्लास में होगी। कई बार ऐसा होता है कि भूमिका लिखने से पहले हम 2-4 मिनट बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता शुरू कहां से करें। यह समस्या हमको प्रारूप में भी होती थी। तो अब यह समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने प्रारूप बना लिया, विचार आपके दिमाग में आ चुके हैं। कलम का काम तो बस इतना है कि आपके विचारों का वहन करना। शब्द क्या है? हमारे विचारों के गुलाम है। वो तो जैसा हमारे विचार आएंगे उनको ढोने का काम करते हैं। तो विचार आ चुके हैं, तो भूमिका अब ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे। फिर भी भूमिका कई प्रकार से लिखी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये श्लोक से हो। श्लोक कहते हैं तो मतलब पोएट्री से हो, कविता हो, गजल हो, गजल हो, या जो भी पद्य से स्टार्ट करें। कुछ लोगों का मानना है कि कोई डायलॉग से स्टार्ट करें, कोई कथन हो, कथन से किसी के स्टार्ट कर लें। ये 2 प्रचलित तरीके हैं। अक्सर लोगों ने इस पे काम किया है और लिखा है। हम लोग भी इन तरीकों को अपनाएंगे, क्योंकि अगर आपको लिखने के लिए 4 निबंध दिए गए, तो 4 निबंध में ऐसा तो नहीं होगा कि आप कविता या कथन से ही स्टार्ट करते रहें। एक डिफरेंस चाहिए, एक अलगाव चाहिए, कि आपके सब एक ही पैटर्न न लगे, कि पारंपरिक ढंग से आपको एक ही तरीका आ रहा है। इसके अलावा हम 2 भूमिकाओं की बात और करेंगे। एक है विरोधाभासी प्रकृति। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। विरोधाभासी प्रकृति की भूमिका लिखना। और दूसरा है विराट बोध। विराट बोध, ठीक है। इस पे हम बाद में बात करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कई बार ये होता है कि आप सिर्फ जो है वो लिखने के लिए एक श्लोक लिख देते हैं। कई बार वो उस मुद्दे से जुड़ता है और कई बार उस मुद्दे से नहीं जुड़ता है। तो जब भी आप किसी श्लोक, कविता या इसका चयन करेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये इसके केंद्रीय भाव को हम भूमिका में ही उसमें कोरिलेट कर दें। जैसे आपको मैं बताऊं कि पीआईबी आप लोगों ने सुना होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, भारत सरकार का है, और निबंध के कई टॉपिक्स और जीएस फर्स्ट सेकेंड पेपर में जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी के जो खास करके बच्चे हैं वो पीआईबी को जरूर फॉलो करते हैं। इसके अलावा संसद टीवी, योजना कुरुक्षेत्र, ये इन सब में जो भी लेख प्रकाशित होते हैं वो देखेंगे ज्यादातर कोई ऑफिसर के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने व्यवस्था को महसूस किया है, जिया है, या उस व्यवस्था में वो अभी कार्यरत है, ऐसे लोग लिखते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देंगे कि हाल ही में मैंने पढ़ा था गंगा की स्वच्छता को लेकर के। तो किसी आईएएस ने लेख लिखा था कि गंगा तेरा पानी अमृत निर्झर बहता जाए। 1970 के दौर में जब साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था तो वास्तव में गंगा ऐसी थी।
अब गंगा सफाई को लेकर के साहिर लुधियानवी के 1970 के दशक का गाना कोट करना अपने आप में एक अनोखी चीज थी। मतलब एग्जामिनर जो लगातार एक ही टेस्ट की कॉपी जांच रहा, जैसे ही आपकी कॉपी पे आएगा सबसे पहला काम होगा कि वो रुक जाएगा। और रुकने के बाद दो ही स्थितियां होती हैं, या तो आपका नंबर बढ़ेगा या तो आपका नंबर घटेगा। तो घटने की संभावनाएं कम रहेंगी, क्यों? क्योंकि आप अच्छा लिख रहे होंगे। तो एक मैंने बताया, एक आप इस तरह से लिख सकते हैं। महिला पे आते हैं तो मान लिया पूछ रहा है महिला सशक्तिकरण पर और आपने लिख दिया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और वो वाला कोटेशन जोड़ दिया। अभी मैच नहीं कर रहा है। ये यत्र नारस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, ये मतलब महिलाओं के महत्व के बारे में सिर्फ जानकारी देता है। कुछ ऐसा लिखे कि जो महिलाओं की क्षमता के बारे में बात करता नजर आ रहा हो। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यही कमोबेश पोजीशन कथन की है। तो इन दोनों पे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस में है बातें। आप ज्यादातर देखेंगे जो भी लोग निबंध लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, वो श्लोक कथन या इससे हम इन दो चीजों पे बात करने वाले हैं कि विरोधी भाषी प्रगति की भूमिका कैसे लिखें। सपोज दैट, जैसे आजकल एक मुद्दा अक्सर चर्चा में रह रहा है पिछले 2-3 महीने से, या कह लें कि 1-2 साल से लगभग मुद्दा ये बना ही रह रहा है, जंगल की आग। कभी अमेजन के जंगल में लगती है, कभी कहीं लग रही, कभी उत्तराखंड में, कभी कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। और ये मुद्दा हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा कि जंगल की आग पे लेख लिखा जाए। तो जंगल की आग पे लिखने के लिए एक आपने कहा कि जंगल की आग से जीव मर रहे हैं और पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ करके इस तरह से कुछ चीजों को लिख दिया। ठीक है, आपने अच्छा लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको विरोधाभासी प्रकृति में लिखिए कि जला कौन रहा है, आग। तो यानी इसमें यह दिखाया गया कि आग के कारण जंगल जल रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि आग के पॉजिटिव तत्व क्या है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो जो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उसका जो पहला मंत्र है वो अग्निमीढ़ पुरोहितम से, अग्नि की उपासना से ही स्टार्ट हो रहा है। या अग्निमित्र, वरुण, नासत, 4 जो है वैदिक देवता सबसे प्रमुख माने गए। तो इंद्र का जो अग्नि का है वहां पर मेन काम क्या होता था कि मानवता की रक्षा करने वाले देवता और मानव के बीच में अगर कोई संपर्क सूत्र, कोई भी कनेक्शन स्थापित करवाता है तो वो है अग्नि। अग्नि, जैसे मान लिया आपको देवताओं को कुछ अर्पित करना है तो आप सीधे क्या करेंगे, हवन की अग्नि में डाल देते हैं। तो आप ये जानते हैं कि हवन, ये अग्नि में ही इतनी क्षमता है कि ये ले जाकर के ऊपर देवताओं को देगा और देवता फिर हमारा बदले में कल्याण करेंगे। या उसमें आपने समिधाएं डाल दी, लकड़ियां डाली, उससे जो धुआं उठा वो बादल बन गए और बादल फिर वर्षा, तो आपकी कृषि हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कि अग्नि, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वैदिक साहित्य से लेकर या प्राचीन ग्रंथों में अग्नि को एक प्रमुख मानव कल्याण करने वाले प्रमुख देवता के रूप में इनकी स्थापना की गई है, इनको प्रतिष्ठित किया गया है, इनकी पूजा की गई है, जो मानव और देवताओं के बीच में संपर्क का स्रोत तो है ही, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी उन्नति, हमारे मतलब हमको खाद्य सामग्री प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है या महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन अमेजन के जंगलों में लगी आग आज वही अग्नि चिंता का कारण बन रही है। तो अब बताइए, आपने विरोधाभासी प्रकृति से निबंध की शुरुआत की और आपने अग्नि की महत्ता को बताते हुए अमेजन के जंगलों की आग की चर्चा कर दी। तो आपका यहां पे जो भूमिका होगी वो थोड़ी अटैकिंग नजर आई। एग्जामिनर के दिमाग को जो एक मोनोटोनस हो गया था, एक ही तरह की चीजें लिखते लिखते आपने उस तरह से लिख दी। या आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया अभी योजना में एक लेख निकला था, शायद गौरव कुमार जी का था, उनको 141 मिला था या किसी और का था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। तो पूर्वोत्तर की समस्याएं थी। अब पूर्वोत्तर की समस्याओं पर आपको ज्यादातर कोई कोटेशन याद नहीं आएगा, श्लोक याद नहीं आएगा, तो पूर्वोत्तर का गुणगान किया हो इस तरह का साहित्य आप लोगों ने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा है उस तरह से कि कोई साहित्य में उसका गुणगान को लेकर के। हाँ, पूर्व की बात हुई है तो पूर्व में भारत की बात हुई। तो ऐसे में जब मैंने वो लेख पढ़ा तो उसकी भूमिका बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं भूमिका पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने देखा कुछ बच्चों के लेख अच्छा लिखते थे लेकिन उनके नंबर कम आए।
एक दो लोगों पर मैंने इसका प्रयोग किया तो मुझे समझ में आया सिर्फ उनकी भूमिका बदल देने से उनके नंबर में लगभग 20 से 30 करीब एक्स्ट्रा मिल गए। क्यों? क्योंकि शुरुआती पैराग्राफ पढ़ के भूमिका जो आत्मा होती है उसको देख करके एग्जामिनर समझ गया कि इनका लेख जो है अच्छा होगा। और आपको सही बताएं, जो भूमिका के बाद जब आप प्रारूप लिखते हैं, मतलब यहाँ तो प्रारूप केवल फॉर्मेट बनाया था, जब प्रारूप आप लिखते हैं तो लगभग सबका सेम होता है। जो अच्छे स्तर के जो विद्यार्थी हैं वो सब लोग लगभग एक ही तरीके का लिखते हैं, लेकिन भूमिका, निष्कर्ष और मौलिक जो प्रयास होते हैं उनको लेकर के हर व्यक्ति के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट होता है। वो डिफरेंस ही अंकों में दिखता है, आपके जो मार्कशीट है उस पर दिखेगा। तो उन्होंने पूर्वोत्तर की समस्या पर क्या लिखा, अब देखिए इनकी भूमिका की खास बात क्या। उन्होंने लिखा कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब घर मकान बनाया जाता है तो उसके उत्तर पूर्व दिशा में किचन का निर्माण होता है, और कहा जाता है जिसके घर में उत्तर पूर्व दिशा में किचन होता है उसके घर में खुशहाली, समृद्धि और मतलब उसके घर की उन्नति होती है। तो उन्होंने क्या लिखा इसी बात को कि वास्तु में ऐसा माना गया है कि जिस घर में भोजनालय उत्तर पूर्व दिशा में हो, या जिस घर का भोजनालय उत्तर पूर्व दिशा में होता है, या ऐसे कह लें कि किसी भी घर की संपन्नता, खुशहाली और प्रगति वास्तु के हिसाब से इस बात पर निर्भर करती है कि उसका किचन उत्तर पूर्व दिशा में हो। अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को लेकर के विशेष उसमें महत्व बतलाया गया है। यदि भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है वो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और अपने सही स्वरूप में स्थापित हो तो भारतीय प्रसन्नता, खुशहाली और उससे पूरे भारत में एक समृद्धि का जो प्रगति है वो फैलेगी। अब आपने देखा कि वास्तुशास्त्र का कोटेशन लेकर के पूर्वोत्तर की समस्याओं से जोड़ दिया। कितना अलग थलग दोनों मुद्दा है, लेकिन दोनों को लेकर के एक कर दिया। ये अभी योजना में उनका कोई लेख निकला था तो उसमें मैंने देखा। तो आप जब अखबार पढ़िए या कोई अच्छा कोटेशन पढ़िए तो आप ध्यान रखिए कि किस तरह से बातों को शुरुआत करें। जब आप ये देखना स्टार्ट कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी कि आप उस तरह की भूमिका लिखने लगेंगे। तो एक आपने विरोधाभासी प्रकृति की कविता देखी और एक देखा आपने कि दो अलग अलग मुद्दों को किस तरह से जोड़ के भूमिका लिखी जा सकती है। ऐसे ही एक भूमिका होती है विराट बोध को लेकर के। विराट बोध का मतलब ये होता है, विराट बोध और ऐतिहासिक बोध दोनों का लिए। जब आपका बोध विराट होगा तो उसमें ऐतिहासिकता का तत्व आ ही जाएगा। विराटता का मतलब क्या है कि आदि से लेकर आज तक, और इतिहास का काम क्या है, आदि से लेकर आज तक। तो आप देखेंगे ऐतिहासिक संदर्भों में उसको लिखा जाता है और उसके प्रगतिशील, चूंकि इतिहास की धारा भी अग्रगामी होती है और प्रगतिशील होती है। जैसे सबसे पहले यहाँ किस किस तरह का समाज था, आज हम लोकतंत्र में पहुंच गए हैं, लोकतंत्र के दौर में, और लगभग पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो लोकतंत्र में रंग रहा है। तो आपने देखा होगा कि वो भी प्रगतिशील धारा है, और विराट अगर कहें तो भी आज से आज तक की एक प्रगतिशील धारा की बात करता है। जैसे इस पे मैं एग्जाम्पल देके आपको बेहतर समझा पाऊंगा। सपोज दैट आप जीएसटी के बारे में लिख रहे हैं, तो जीएसटी के बारे में सामान्य रूप से आप चाणक्य का कोटेशन ऐड कर देंगे कर व्यवस्था को लेकर के, या कालिदास का कोटेशन ऐड कर देंगे कि धरती से जल निकलता है, वाष्पित होकर सूर्य के पास जाता है और सूर्य फिर वर्षा के रूप में देता है। तो कर हम इसलिए लेते हैं कि हम आपकी सुरक्षा कर सकें, आपका कल्याण सुनिश्चित कर सकें। इस तरह की भूमिका जीएसटी पे या टैक्सेशन सिस्टम पे या कहीं भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम बदल दें, किस संदर्भ में बदल दें, कि अगर हम ये कहें कि जब भारत में रेल चली तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो काम अकबर, अशोक नहीं कर पाए वो रेल कर देगी। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? या कई विद्वानों ने कहा कि अब रेल आ गई है, भारत को आधुनिकता के दौर में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। भाई क्या था ऐसा रेल में कि जो लोगों को नहीं रोक मतलब आधुनिकता में आ जाती चीजें। तो रेल, या आप ये कह लें जब हमारे संपर्क सूत्रों का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से जुड़ने के संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो तो हम तेजी से एक दूसरे से मिले।
और इससे जब मिले तो क्षेत्र की जड़ता टूटी। एक ही क्षेत्र में रहने का भाव विचार, जैसे आप कहीं एक खास जगह पे रह रहे हैं और आपको लगता है यही दुनिया, इसी में जीतना और वो करना, वही हमारा राष्ट्र, वही हमारा देश। और जब आप देखेंगे कि सारे संपर्क सूत्र का विकास होगा तो आप कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत को समझने लगते हैं। तो जिस प्रकार रेलवे के विकास ने क्षेत्रीय जड़ता को तोड़ दिया, उसी प्रकार आपने देखा होगा कि विधि का जब संहिताकरण हुआ कि एक देश के लिए एक कानून बनाया जाए, मैकाले वगैरह के प्रयास से, तो विधि के संहिताकरण ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक कर दिया। यानी रेल ने क्षेत्रीय जड़ता को तोड़ दिया, विधि के संहिताकरण ने हमको राजनीतिक चेतना की दृष्टि से एक कर दिया। वही धार्मिक सांस्कृतिक सुधार जब आंदोलन हुआ तो उसने हमको भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता प्रदान कर दी कि हम लोग अपनी संस्कृति के बारे में एक तरह की बातें जानने लगे, सारा कुछ जानने लगे। तो आप देखेंगे कि राष्ट्र कोई अचानक से नहीं बनता, राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। एकीकरण और समता और बंधुता के तत्व धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा ये भले ही कुछ काम अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट किए गए, लेकिन उन्होंने एट लास्ट हमारे राष्ट्रवाद को मजबूत किया। खैर वो इतिहास का मुद्दा है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे कि कर्जन किस तरह से राष्ट्रवाद को उत्प्रेरित करने का कारण बन गया था, आपको मॉडर्न इंडिया में भी पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के दौर को अगर हम देखें तो जिस तरह से रेल के विकास ने क्षेत्र की जड़ता को तोड़कर हमें एकीकृत देश की सीमाओं से पहचान करवाई, वही विधि के संहिताकरण ने हमें राजनीतिक चेतना की दृष्टि से एक कर दिया। और धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन ने हमें सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता प्रदान की। और आज जीएसटी के माध्यम से एक देश और एक कर की जो संकल्पना आई है, वर्षों से प्रतीक्षित हुआ भारत का आर्थिक एकीकरण मानो आज पत्थर की नींव पा रहा है। अब आप बताइए, हमने ना टैक्स की तारीफ की, ना ये बताया कि टैक्स है, हमने सीधे इस मुद्दे को उठा करके जीएसटी को जोड़ दिया कि यह आर्थिक एक देश एक राष्ट्र, एक देश एक राष्ट्र एक कर की जो बात आती थी ना जीएसटी के माध्यम से। इस बार के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इस भूमिका को लिख सकते हैं कि आर्थिक एकीकरण में इस टैक्सेशन का क्या महत्व। तो राष्ट्रवाद की नजर से जोड़ दिया, बाकी वही कहानी कि कब आया, कैसे आया, कहा क्या हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि विराट बोध पे भी आप भूमिका लिख सकते हैं। भूमिका को मैं सामान्य रूप से भी आपको बता सकता था कि भूमिका इस तरह से लिख लेंगे, लेकिन मैंने 2, 4, 6 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी G20 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आजादी का अमृत महोत्सव, ये दोनों टॉपिक आना ही आना है। अब मान के चलिए किसी न किसी पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरा अनुमान है, मैं अपनी तरफ से 100% हूं, लेकिन आएगा कि हो सकता है 2-4% संभावना रही हो, लेकिन आप देखिएगा कि ये क्वेश्चंस आएंगे। और तो इस तरह से आपने एक समझ लिया कि टॉपिक का चयन कैसे करें, प्रारूप का निर्माण कैसे करें, ये एक बड़ा मुद्दा था। भूमिका लिखें तो लिखें कैसे, तो उसमें मैंने आपको 3-4 तरीके बताए कि श्लोक से भी लिख सकते हो, कथन से भी लिख सकते हो, विरोधाभासी प्रकट पे भी लिख सकते हो, अलग अलग मुद्दों को भी जोड़ सकते हो, विराट बोध वाली भी कविताएं आप भूमिका आप लिख सकते हैं। यदि आपने भूमिका अच्छी लिख दी तो आप यकीन मानिए कि आपके निबंध में ज्यादा अंक आने ही आने वाले हैं बाकी लोगों से। तो एक तो होगी भूमिका की बात। भूमिका के बाद तीसरा मुद्दा है मुख्य भाव, और चौथा मुद्दा है आपका प्रारूप लेखन। तो प्रारूप लेखन में हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं। प्रारूप लेखन पे पहले, प्रारूप लेखन पे हमको क्या करना है, जो यहां हमने प्रारूप बनाया है पेंसिल से, वो अपने सामने लिख लेंगे और सब पॉइंट्स पे 50-50 वर्ड लिखते चले गए, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष लिखने के लिए हमको क्या करना कि जो हमने भूमिका लिखी है उसको थोड़ा प्रासंगिकता से जोड़ करके, शब्द और विचार बदल करके यहां पर हम निष्कर्ष लिख देंगे। एक मुद्दा और बच रहा है कि क्या निबंध में डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, क्या निबंध में कुछ ऐसा क्रिएटिव काम किया जा सकता है। तो इस बात को मैं आपको बताऊंगा कि प्रारूप के किस किस भाग में आप कहां कहां, अगर आपको शब्द नहीं आ रहे हैं, अब एक मुद्दा यह भी आएगा कि डायग्राम कैसे बनाए, इसकी मैं प्रॉपर आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा A to Z। बाकी अगर कोई इस फॉर्मेट पे इस तरह की भूमिका लिखना चाहता है
तो वो लिख करके मेरे टेलीग्राम चैनल या मूवीशाला से कांटेक्ट करके जो भी वो नंबर आपको प्रोवाइड करें वहां पे आप उस अपने कॉपी को भेज सकते हैं। एक बार आप लिखने का इस फॉर्मेट पे प्रयास कीजिएगा। शुरुआती दौर में आपको प्रारूप बनाने में आधा 1 घंटे का समय लग सकता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जहां आप 30-40 फॉर्मेट बना लेंगे वहां आपको 2 से 4 मिनट 5 मिनट हद है कि आपको लगेगा, आपको खेल नजर आएगा। और मैं लगभग 50 टॉपिक की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं क्लास के अंदर पर डे, कि आपको कैसे इस फॉर्मेट को पहले बनाएंगे, फिर कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, इस पे हम लोग सीखेंगे। तो निष्कर्ष की बात हो गई और डायग्राम की बात जो रही वो हम लोग क्लासरूम में डिस्कशन कर लेंगे। अब आपने देखा कि आपने भूमिका लिख ली, प्रारूप आपका तैयार रखा, मुख्य भाव को आपको लिखना है। यानी मान लिया आपने किसी टॉपिक को, जैसे जीएसटी ही ले लेते हैं, या चलो जीएसटी नहीं लेते हैं, महिला सशक्तिकरण या कुछ और टॉपिक जो आप चाहो ले लो, ठीक है। मुख्य भाव को कैसे लिखेंगे? आपने पहले लिखा भूमिका, अब आपको लिखना है नंबर 2 मुख्य भाव। यहां भी सेंट्रल आइडिया होगा, लेकिन यहां पे आपको शुरुआत कैसे करेंगे भूमिका के बाद। और तीसरे नंबर पर प्रारूप 500 वर्ड्स का आपके पास रखा है, और निष्कर्ष मैंने बता ही दिया। अब मुख्य भाव की पहचान करने के लिए मैं इस पे आपको एक फॉर्मेट दे देता हूं, W5H1, W5 प्लस H1। नॉर्मली प्रारूप कैसे निर्माण होता है, मुख्य भाव का चयन कैसे होता है, ये किताबों में और बताया नहीं जाता है, लेकिन इन चीजों को अगर आप जान जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। चैनल को लेकर के आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इस बारे में मैं किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा आपको लाइक कर ले और आप आगे बढ़ जाएं। बाकी ये सब करना आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी, जैसा भी चाहे। W5H1 को कैसे हम लोग समझेंगे कि व्हाट यानी क्या है, व्हेयर यानी कहां, कब, व्हेन कैसे, ठीक है। और तीसरी चीज आपका कौन कर लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे की बात तो हम प्रारूप में कर चुके हैं, तो कैसे को छोड़ देंगे, एक पॉइंट और छोड़ देंगे। क्या है, कब हुआ है, क्या है, कहां हुआ है, कब हुआ है और कौन कर रहा है। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात आए तो क्या है, पहली बात महिला सशक्तिकरण आप लोगों ने जो भी समझा हो, लेकिन एक चीज बहुत गौर से समझ लीजिएगा कि महिला के सशक्त होने का आजकल जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो है निर्णय स्वतंत्रता से। महिला डिसीजन लेने में कहां तक फ्री है, अपने खुद के डिसीजन, अपने परिवार के डिसीजन, दोनों में महिला कहां तक स्वतंत्र है। जब इस आधार पर आप मूल्यांकन करते हैं तब आपको पता चलता है कि महिला कितनी सशक्त है, ठीक है। प्रधानी में उसको खड़े होने का अधिकार मिल गया है, लेकिन होता क्या है कि अब की प्रधान जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि महिला सीट हो गई तो अपनी पत्नी को लड़वा दे रहे हैं। मतलब उसका डिसीजन नहीं है, वहां भी वो उसका काम है, जो जैसे चल रहा था वैसे कर, बस ये होगा कि हाँ तुम भाई प्रधान हो गए हो, ठीक है, और बात खत्म हो गई, और बाकी काम प्रधान जी ही देख रहे हैं। बस आप प्रधान हो गए। तो मतलब क्या यहां पर उनको निर्णय की स्वतंत्रता मिली? नहीं। तो ये जो राजनीतिक अधिकार दिया गया एक हिसाब से अंदर से खोखला नजर आता है। हालांकि ये देना एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। धीरे धीरे कई लोगों ने कई इसमें ऐसे हुए जिन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया, तो पॉजिटिव तो इसके साइन निकले ही, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि ऐसा ही है। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि क्या है, तो लिखो महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिला के निर्णयों से संबंधित मुद्दा है, और कहां यह आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है।
यद्यपि इसको लेकर के बातें अमेरिकी क्रांति के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, और आज लगभग प्रत्येक देश में जो महिलावादी या नारीवादी चिंतक हैं इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और इसी पे कब कहां कैसे कौन क्या इन सारी चीजों को लेकर के आप 3 से 4 लाइन, मुश्किल से 3 से 4 लाइन आप लिख दीजिए। ठीक, हर एक पर एक एक लाइन लिख देंगे, आपको 3 से 4 लाइन 5 लाइन हो जाएगा, तो मुख्य विषय आपका हो जाएगा। मान लिया जीएसटी आता है, या मान लिया जैसे 1857 का विद्रोह, तो क्या है 1857 विद्रोह, मान लिया पूछ दिया गया, इतिहास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें आप बताएंगे कि ये एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक आवाज है। ठीक है, कहाँ, तो ठीक है मेरठ में, और फिर उसके बाद पूरे देश में लगभग दक्षिण को छोड़ के, कब 1857, कैसे, उसमें आप लिख दीजिए कि जो भी उन्होंने तरीका उपयोग किया है, कौन, तो कहाँ कौन कौन सा लीडर है, ये सारी चीजें, इन सब को जोड़ के आपने W5H1 लिख दिया, तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक जानकारी है, इसको थोड़ा सा फैक्ट भी मालूम है, और एग्जैक्ट ये जान रहा है कि ये चीज क्या है, कहाँ है, कैसे है। अच्छी भूमिका लिख दी, मुख्य भाव W5H1 पे लिख दिया, आप समझ लीजिए आप 80% निबंध की लड़ाई यहीं पे जीत जाते हैं। फिर प्रारूप बचता है जो सबका लगभग सेम रहता है, प्रारूप का तरीका हमने बता दिया, निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा ये भी बता दिया। इस पे पर डे चर्चा होगी, प्रत्येक क्लास में हम इसी फॉर्मेट पे काम करेंगे। आप देखेंगे 10 से 15 निबंध लिखने के बाद आप मजबूत स्थिति में होंगे। अब बात उठती है कि कुछ लोगों का सवाल है कि हम किस रिसोर्स को यूज करें, क्या पढ़ें। तो पढ़ने को लेकर के सबसे पहली मेरी धारणा है कि आप पढ़ें बहुत कम। ठीक है, जो ये कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे, आप करते क्या है, पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं, फिर लिखते हैं। ये पिरामिड बन जाता है, या ये पिरामिड ना कहें तो इस तरह से आप चलते हैं। मैं इस पिरामिड को उलटना चाहता हूं और ऐसे करना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे सर का क्या पागलपन है, ये क्या कर रहे हैं। हम यहां पे लिखते हैं, करते हैं, ली से सोचते हैं जहां का तहां, और नहीं, इसी को हम ये कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, मान लिया आप पढ़ते हैं, लिखना, पढ़ना, सोचना, सोचना और लिखना। आप सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, दूसरा चीज है आप सोचते हैं, और तीसरा काम करते हैं आप लिखते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसको, इस फॉर्मेट को आप उलट दीजिए। ये मान लिया ऐसे बनता है, ठीक है। आप सबसे पहले यहां पर कर लीजिए कि यहां पर आप कर लीजिए कि सबसे पहला काम बस इसको, अंदर की चीजों को उलट देना है। आपको सबसे कम पढ़ना है, सबसे कम आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको सोचना है, और उससे ज्यादा आपको लिखना है। मैं बस यही बात समझाना चाह रहा हूं। आप पढ़िए कम, एक बुक को पढ़िए, कई बार पढ़िए, उस पे फिर बार बार सोचिए, जब तक उसको सोच न ले, समझ न ले, आप आगे मत बढ़ें, और उसके बाद जो है आपको उस पे लिखने का प्रयास करें। तो अगर आप मान के चलते हैं कि 40% के आसपास अगर आप लिखते हैं, 100 अगर इसको मान लें इस पिरामिड को, तो 40% के आसपास आपको लिखना होगा,
लगभग 35 के आसपास आपको सोचना होगा और बाकी जो बचता है उतनी आप पढ़ाई कीजिए। मतलब पढ़ना कम कीजिए, समझना उसको ज़्यादा कीजिए और उससे ज़्यादा उसको लेखन का कार्य कीजिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके नॉलेज में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर रिसोर्स की अगर बात करें, रिसोर्स में मैंने एक रिसोर्स बता ही आपको दिया है कि पीआईबी पढ़िए, योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्रा पढ़िए, कोई एक मैगजीन जो आपको ठीक लगती हो पढ़ सकते हैं। कुछ योजना में भी जरूरी नहीं है कि आप सारे खरीदें, जैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आ जाते हैं, महिला है, बच्चे हैं, या सामाजिक सुरक्षा से मुद्दा आ गया, या अमृत महोत्सव का आ गया, या वास्तुशास्त्र से आ गया। जो भी आप जाएं दुकान पे और देखें, अगर वो मुद्दा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा तभी उसको लें। या डिजिटल इंडिया पे आ गया। पीआईबी में सारे लेख पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो रिलेवेंट आपको लगे वो कर सकते हैं। जो मुद्दा आपको ठीक लगे उसी को संसद टीवी पे जा करके आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मैगजीन कई हैं, क्रॉनिकल भी अच्छी है और प्रतियोगिता दर्पण भी ठीक है। और इसके अलावा हिंदी में मैं हिंदी में ही सारी बता रहा हूँ। विज्ञान प्रगति के कुछ लेख अच्छे हो सकते हैं, वैसे साइंस रिपोर्टर अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है। बाकी हिंदी में कोई और मैगजीन ठीक ठाक है नहीं। हाँ, एक मैगजीन और अच्छी आई है, काफ़ी अच्छी है, गौरव कुमार जी के द्वारा वो संपादित है। और उन्होंने जो उस मैगजीन में जो लेख लिखा है वो ज़्यादातर मतलब ऑफिसर्स हैं या किसी व्यवस्था में किसी अच्छे पद पे हैं, मतलब वो सामान्य लोगों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। उस पत्रिका का नाम है पॉलिसी संवाद। हमको लगता है लगभग दुकानों पे वो मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, अच्छी बुक में मानता हूँ। और वैसे आपने जो रिसोर्स पढ़ा है उस रिसोर्स को पे सोचना और फॉर्मेट बनाना, तो लिखने का काम स्टार्ट कर दीजिए। आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो। जय हिंद, जय भारत।